कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट्स के बारे में किस किस को समझ में नहीं आया था भाई, ये बताओ पहले। कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट किस किस को समझ में नहीं आया था? कल मैंने आपको एसएलसी के बारे में पार्ट्स को एक्सप्लेन किया था। वीक में एक बार ही मैं एसएलसी को एक्सप्लेन करूँगा, उसके अलावा नहीं, क्योंकि आई थिंक वो काफ़ी है आपके लिए, है ना। इट्स एनफ फॉर और यू ऑल। एक वीक में एक ही ठीक है, कोई बात नहीं। ओके हम्म। ओके, मैं आज से आपका थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। एडवांस मतलब एडवांस, बहुत एडवांस। ठीक है, देखो, आज मैं आपका जो टीबीसी है उसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। टीबीसी तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। ये आपका रिवीजन चल रहा है। तो टीबीसी के बारे में बात करेंगे हम लोग, द ट्रेंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट। कैसे काम करता है। ओके, सो इसमें जो एक एंगल एनालिसिस का मैंने आपको टॉपिक समझाया था, तो इसमें मैं आपको कुछ एरिया बताना चाहूँगा कि किस तरीके से हमारे पास जब ट्रेंड बेंड करता है, जब बेंडिंग होती है, तो जब बैंड करता है ट्रेंड, तो उसके अंदर कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स नज़र आती हैं। जैसे उसका एंगल नेगेटिव से पॉजिटिव होना, और वो किस तरीके से अपने आप को मूव करता है। तो इसके अंदर मैं आपको फेलियर्स के बारे में बताना चाहूँगा। जब बैंड फेलियर करते हैं, यानी कि फेल होते हैं, तो उसको हम लोग किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब हमारे पास जो बैंड्स हैं वो या तो नॉर्मल हो सकते हैं या स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, ठीक है। या तो हमारे पास नॉर्मल हो सकते हैं या फिर हमारे पास स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। दोनों ही आपको अच्छी तरीके से पता है। तो मैं अभी नॉर्मल के बारे में बताना चाहूँगा कि नॉर्मल किस तरीके से हमारे पास में फेलियर नज़र आते हैं और हमें इसको लेके
सप्लाई और डिमांड को किस तरीके से मेजर करना पड़ता है। देखो यहाँ सारा खेल जो है ना, वो सारा वॉल्यूम एनालिसिस का, यानी कि आसान भाषा में सप्लाई डिमांड। तो हमें वॉल्यूम एनालिसिस उसका कैसे करना पड़ता है, कहाँ से कैसे मेजरिंग करनी पड़ती है, वो मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ। होता क्या है, जब भी मार्केट अपने आप को किसी कंसोलिडेशन फेज से या किसी और पैटर्न से तोड़कर भागने लगती है किसी एरिया के अंदर, यू कैन इजीली सी लाइक दिस, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे, तो हमें लगता है कि मार्केट अपने आप को बहुत अच्छा बैंड करने की कोशिश कर रही है, वो हमें दिखाना शुरू कर देती है। तो हमारा पहला पॉजिटिव एंगल जो कि हमें यहाँ से दिखता है, ठीक है, कि हमारे पास पहला पॉजिटिव एंगल यहाँ आया है ट्रेंड में, और फिर ट्रेंड अपने आप को उठाना शुरू कर रहा है। तो जैसे ही वो अपने आप को तोड़ता है, ऊपर का एरिया तोड़ता है, तो वो ज़्यादा ऊपर ना जाके, इस तरीके से ना जाके, और इसी को ही एकदम फॉल कर देता और फिर नीचे आ जाती मार्केट। बैंडिंग नहीं हो पाती, क्योंकि हम तो सोचते हैं मार्केट अपने आप को बैंड करनी चाहिए इस तरीके से, लेकिन वो होती नहीं है। तो अब यहां पर ये दोबारा से हमें बैंड होती हुई दिखती है, इस तरीके से ये बैंड होती हुई दिखती है, ऐसे होती है बैंड होती हुई, दोबारा से बैंड होती हुई दिखती है, और ये अपने आप को बहुत ही कम बेंडिंग में लाती है, ठीक है। और जब बेंडिंग होती है तो फिर अपने आप को उठाना शुरू कर देती है यहीं से, और फिर बाद में अपने आप को उठाती रहती है, उठाती रहती है, उठाती रहती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये अपने आप को उस रीजन से क्यों नहीं लेके गया, सवाल इसके ऊपर खड़ा हो जाता है ना भाई। हमारे पास दो दो बेंडिंग्स हैं, एक तो हमारे पास सेकंड बेंडिंग है जो मार्केट ने टूटने के बाद बनाई है, यू कैन सी दिस इज द सेकंड बेंडिंग, ओके। ये है हमारे पास बेंडिंग नंबर 2, ये है हमारे पास बेंडिंग नंबर 1, ठीक है। तो ये अपना हिस्सा कंप्लीट ना करने की बजाय ये यहीं से नीचे गिर जाती है। अब इस एरिया पे मार्केट क्या करती है, अपना एक बहुत बड़ा सा एरिया, यानी कि जो नीडेड वॉल्यूम है वो क्रिएट कर देती है, यानी कि जो इसका हाई होता है, यू कैन इजीली सी लाइक दिस, ये मार्केट का एक हाई है, ठीक है, एंड ये मार्केट का एक लोअर हाई है। तो ये जो एरिया है ये एक नीडेड वॉल्यूम क्रिएट कर देती है, ये होता है मार्केट का नीडेड वॉल्यूम, यानी कि मार्केट को यहां जरूर आना है, यहां लौट के आना है, बिल्कुल आना है, लेकिन वो यहीं से नीचे आ जाती, यहीं से नीचे चली जाती है, और फिर नीचे जाके अच्छी खासी यहाँ लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन करती है, वही पैटर्न अपने आप को छोटा करके बनाती है या बड़ा करके बना सकती है, फिर रिवर्स करके आती है। तो हमें इस जगह पे ज़्यादातर केसेस में यहाँ पर बड़ी बड़ी कैंडल्स देखने को मिलती है, यानी कि लार्ज कैंडल्स, यानी कि लार्ज जो कैंडल्स होती हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं कि ये जो डिमांड है, यानी कि ये जो हमारे पास में डिमांड क्रिएट होती है, यहां से लेके यहां तक की जो ये पूरी की पूरी डिमांड है, ये कहां से आती है भाई, ये पूरी की पूरी जो डिमांड है आई कहां से, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट अपना ये वाला एरिया तो बचा चुकी है, एक तो ये चाहिए, ऊपर से वो नीचे चली गई उसका भी मूव चाहिए। तो इसके जरिए वो क्या करती है, वो अपने या तो इनसाइडर मूव्स को यूज करती है, या अपनी पुरानी डिमांड जो बच जाती है या जितना हाई उसका चाहिए होता है उसी को डबल कर देती है। यानी कि हमें जो मूव मिलेगा ना, वो हमें इस बेंडिंग का भी मिलेगा, हमें इस बेंडिंग का ही मिलेगा। बस हमें ये देखना पड़ेगा कि इसका एंगल कैसा है। अगर ये ऐसे चल रही है तो हमें बेंडिंग भी इसी तरीके से मिलेगी, स्ट्रेट चल रही है तो इसी तरीके से मिलेगी। अभी मैंने आपको मार्केट स्ट्रेट चलती हुई समझे कि अगर स्ट्रेट चल रही है
तो हमें बेंडिंग जो है वो कंप्लीट देखने को मिलेगी, चाहे वो किसी भी तरीके से आ रही। तो इन दोनों केसेस में हमें जो डिमांड यहाँ देखने को मिलती है ये बेसिकली पूरी मिलती है, और ये डिमांड या तो इनसाइडर डिमांड का पूरा मूव होता है, ठीक है, कंप्लीटेड एरिया होता है हमारे पास, या इस डिमांड का डबल मूव क्रिएट होता है। यहाँ पर यहाँ भी आती है, ठीक है, और फिर यहाँ भी आती है। तो दो तरीके हैं, या तो हम ये वाली डिमांड को डबल कर दें या इनसाइडर डिमांड को ऐड कर दें, उसके बाद ही हमें मूव देखने को मिलता है। और ये तभी पॉसिबल है अगर मार्केट अपना ऊपर की साइड ब्रेक आउट कर दे, ठीक है, तभी पॉसिबल है। अब मैं इसको आपको थोड़ा सा चार्ट पे दिखाता हूँ किस तरीके से हमें शो होता है। ओके, ये चीज आपके जो पैटर्न्स होते हैं उनके अंदर भी लागू होती है, ऐसा नहीं है ये लागू नहीं होती। अगर मैंने बोला आपसे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फेल हो रहा है, तो जब मार्केट रिवर्स करेगी ना तो वो एकदम से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर काम करने शुरू हो जाएंगे। एक पीनेंट फेल हो रहा है, वैसे तो पीनेंट कभी फेल होता नहीं है, वो अपने आप को कंटिन्यू ही करता है ट्रेंड को, लेकिन ऐसा पैटर्न जो बुलिश है, जैसे हैमर फेल हो रहा है, तो जब मार्केट ऊपर उठेगी तो उस हैमर के सामने कैंडल बड़ी बड़ी बनाना शुरू करेगी। आपको इसको बना के दिखाता हूँ किस तरीके से क्रिएट होती है, ठीक है, कैसे हमारे सामने निकलती है। एग्जाम्पल के लिए मानो हमारे पास में ये तो बेंडिंग नहीं है, छोड़ो, लेकिन मूव इसका अच्छी तरीके से आया हुआ है, ठीक है। ये देखो, इससे बेस्ट एग्जांपल नहीं दे सकता मैं आपको। ये आप इजीली देख सकते हो, एक ये है, ठीक है, और उसके बाद एक ये है, एंड उसके बाद आप मूव इजीली देख सकते हो ये कैसे आया हुआ है, ये मूव आया कैसे है, ये यही मूव है जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिमांड है इसी को हमने डबल कर दिया, एंड वी हैव ए मूव लाइक दिस। एग्जैक्ट इसी एरिया पे देखो मूव आया हुआ, सेम टू सेम यही चीज़ है। इसको मेजर कैसे करेंगे, हम इजीली इसको मेजर कर सकते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिमांड है वो मैं चाहता हूँ यहाँ से क्रिएट करना, एंड देन ये मैंने यहाँ से क्रिएट कर दी, एंड वी हैव ए रिवर्सल एरिया एट दिस पॉइंट, एंड देन मार्केट क्रिएट्स ए रिवर्सल। उतनी ही डिमांड वो क्रिएट कर देती। बस हमें इसकी जो स्ट्रक्चर है ना उसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है, बट इसको अगर हम आइडेंटिफाई करेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा कि बेंडिंग कैसे बनी। जैसे ये देखो, ये एम बना हुआ है, ये एम बना हुआ है, तो ये तो दोनों जो है सेंट्रल जोन हो चुके हैं, ऐसे वाले ऐसे वाले, और उसके बाद फिर मार्केट अपने आप को घुमा के ले जा रही है ऊपर की साइड। गॉट इट? इसको मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और सितंबर की लाइव स्ट्रीम में मैंने ये चीज़ करी भी हुई है लाइव में। 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर ही ऐसा पैटर्न आया था, मैंने सॉल्व करा है इसके बेसिस पे, आप इजीली देख सकते हो उसको। तो ये था गाइस आज आपका रिवीजन टॉपिक, व्हेन बेंडिंग फेल्स। तो उसके जैसे ही बेंडिंग एक आफ्टर इफेक्ट्स में बनती है, वैसे तो हम इस चीज़ को आफ्टर इफेक्ट ही कहते हैं, किसी एक पैटर्न का टूटना और फिर उसी पैटर्न का दोबारा बन जाना थोड़ा और पावरफुल होके। तो वो अपना मूव भी देता है, वो पिछले वाले पैटर्न का भी मूव देता है, जैसे कि हैमर का फेल होके हैमर ही बन जाना, ये उसी के अंदर काम करता है। बस ये पैटर्न है, वो कैंडल है ये आफ्टर इफेक्ट्स का ही कॉन्सेप्ट। गॉट इट? गॉट इट। समझ आया सभी को?